अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान साही और आप देख रहे हैं सेविंग प्लेनेट अर्थ। दोस्तों, दरख्तों को लेकर हमारी किसान कम्युनिटी में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। जैसा कि दरख्त लगाने से फसल अच्छी नहीं होती, दरख्त फसल के न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका में एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि दरख्त और फसल एक ही ज़मीन में लगाना। अब हमें दरख्तों की कमी भी पूरी करनी है, फॉरेस्ट कवर भी पूरा करना है और खुराक की डिमांड भी पूरी करनी है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो? ऐसे तमाम सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए हमने रब्ता किया मिसेस सबीका उस्मान मलिक से, जो कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की टीचर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। मैम, पिछले चंद सालों में क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हुआ है और पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है, हमारी जो हम जिस तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो किसान कम्युनिटी है, क्योंकि किसान फ्रंट लाइन पे खड़ा है। किसान किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है कि क्लाइमेट चेंज का जोर तोड़ा जा सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वर्ल्ड के दुनिया के जो पहले 10 ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनमें है। तो इसमें जो है हमारा डिफरेंट रीजंस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो जो फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो किसानों से रिलेटेड है, वो ये है कि जो नई वैरायटीज़ ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वैरायटी हमारी लोकल नहीं है, वो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए वो नई वैरायटी लगा देते हैं। जब वो नई वैरायटी लगाते हैं तो वो वैरायटी जो है वो हमारे पूरे माहौल पे असरअंदाज होती है। वो हमारा जो माहौल है, जो नेचुरल हमारा माहौल है, जो कुदरती इन्वायरमेंट है, उसको हमारे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। वो इस तरह इफ़ेक्ट कर रही है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उससे उस माहौल से रिलेटेड हमारे परिंदे, जानवर, पौधे हैं, जब आप नई वैरायटी लगाएंगे तो उसके साथ हमारे नए पौधे और वो चीज़ें उगेंगी जो कि बिल्कुल नई होंगी, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप इसमें जो लोकल वैरायटी हैं उनको लगाएं और उनसे पैदावार हासिल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है और क्लाइमेट चेंज जो है इसकी मिटिगेशन हो सकती है, बजाय इसके कि हम नई वैरायटीज़ एक्जॉटिक स्पीशी लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा हमें। मैम, इसका ये भी है ना कि कोई ऐसी वैरायटी जो हम देखते हैं हम्म। जो कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, ठीक है। तो अगर हमारे लोग तो जाहिर बात है ज़्यादा प्रॉफिट के मद्देनज़र रखते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट जब हम नज़र में रखेंगे तो फिर हमारे लोग तो वही वैरायटी लगाएंगे ना जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हमें इस वक्त अपने किसानों को इस चीज़ पे कन्विंस करने की ज़रूरत है कि वो वैरायटी जो है वो शॉर्ट टर्म तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन चूंकि वो एग्जॉटिक स्पीशी है उसकी एडॉप्टेबिलिटी कम है। वो एडॉप्टेबिलिटी कम है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी ज़मीन में उनको वो ख़त्म कर देगी और अल्टीमेटली आपकी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। जब न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे, आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आप अपनी ज़मीन को ख़राब कर लेंगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो मैम, ये भी है कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो, हमारे किसान ये समझते हैं कि अगर हम दरख्त लगाएंगे तो फसल को वो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अब हमें ये भी करना है कि हमें फॉरेस्ट कवर भी पूरा करना है, क्योंकि 25% तक फॉरेस्ट कवर किसी भी मुल्क का होना चाहिए और हमारा 5% भी नहीं है। तो मतलब कि क्या हम किसान को अगर मोटिवेट करें, किसान को इस चीज़ पर माइल करें कि वो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ट्रीज़ को विंड ब्रेकर्स के तौर पर इस्तेमाल करें, तो क्या फॉरेस्ट कवर का जो गैप है वो एग्रो फॉरेस्ट्री के ज़रिए पूरा किया जा सकता है या उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल, फॉरेस्ट कवर जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री के ज़रिए इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के फ़वाइद जो हैं वो बहुत सारे हैं। उसमें आप ये देखें कि हमारी कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जो बैरन है, जो काबिल काश्त नहीं है। जब आप उन पे दरख्त लगाते हैं तो वो उनकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि फर्टिलिटी
इन्हेंस करेंगे। फिर उसके अलावा आप देखें कि जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं, जहाँ फ्लड का खतरा होता है, जब आपके पास दरख्त होंगे तो दरख्तों में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की एबिलिटी है, वो आपके जो फ्लड से ज़मीन डैमेज हो रही है उसको रोकेंगे। आपका जो फ्लड का सारा मटेरियल जो वॉश अवे होगा वो सारा उसको ब्लॉक करेंगे, और सॉइल इरोजन को कम सॉइल करें। और वाटर इरोजन जो है वो दोनों कंट्रोल होंगी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन होगी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सेकेंडली ये आप देखें कि अगर आपके कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तो वहाँ पे आपकी फसल जो है उन हवाओं से डैमेज हो जाती है, तो उसको डैमेज से बचाने के लिए भी आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। आप ट्रीज़ को शेल्टर बेल्ट्स के तौर पे दरख्त पौधों क्रॉप्स के साथ साथ ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में लगाएं, तो उससे आपकी एक तो इनकम जनरेशन होगी और दूसरा आपकी जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी उस एंड हैजर्ड ये से। एक ड्रावा या मफरूज़ा कह लें कि ये भी पाया जाता है कि दरख्त जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं फसल की बनिस्बत। तो फसल इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो दरख्त इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं। तो अगर हम, सॉरी आपकी बात काट दी, जी प्लीज। अगर हम उसमें खाद प्रोवाइड करें, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते रहें और पानी भी किसी ऐसी जगह पे दरख्त लगाएं जहाँ पे पानी हम दूसरे तीसरे दिन लगा सके, तो वो क्या उसको असर करेंगे या मतलब फिर भी फसल को डैमेज करेंगे? नहीं, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ट्रीज़ जो है ये लॉन्ग टर्म क्रॉप है। जो लॉन्ग टर्म क्रॉप है वो स्लो एंड स्टेडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है। जो आपकी क्रॉप्स हैं वो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं, उन्होंने जल्दी ग्रो करना है तो वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेती हैं। ट्रीज़ का तो आपको ये बेनिफिट है कि एक तो वो रूट बाइंडर्स हैं, आपकी सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं। आपका जो लीफ लिटर है ट्रीज़ का वो जब गिरेगा आपके क्रॉप एरिया में तो वो एडिशनली न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा। तो ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि ट्रीज़ जो है वो वाइप कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, बल्कि ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करने में हेल्पफुल होते हैं। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, मतलब पिछले 100 सालों में तकरीबन 3-4 अरब आबादी बढ़ी है। उसकी वजह से फूड शॉर्टेज एक बड़ा इशू, खुराक की कमी, बहुत से इलाकों में कहत पैदा हो जाना। तो क्या हम एग्री ज़मीन पे, क्योंकि अब हमें खाना भी इस्तेमाल करना है और फॉरेस्ट कवर भी पूरा करना है, तो क्या एग्री ज़मीन पे ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम लगाएं कि हमारी फूड शॉर्टेज भी पूरी हो और हमारा फॉरेस्ट कवर भी पूरा हो? एग्रो फॉरेस्ट्री के अलावा कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम उसमें आप इस्तेमाल ये देखें कि आप ऑर्चर्ड्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे आज पोठोहार वैली की हम बात करें अगर स्पेसिफिकली, आजकल पोठोहार वैली में बहुत ज़्यादा बात हो रही है ऑलिव प्लांटेशन की। अगर आप ऑलिव प्लांट करेंगे तो वो ट्रीज़ की कैटेगरी में भी आ जाएगा, वो जो आपकी ट्री कवर है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैटेगरी है, उसको भी कवर अप कर लेगा और वो फूड सोर्स के तौर पे भी होगा। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो ऑलिव ऑयल है वो मैक्सिमम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो है प्रोडक्शन इंटरनल बहुत कम है या ना होने के बराबर है। अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो हमारी एक फूड शॉर्टेज जो है वो भी पूरी होगी, फिर हमारा इंपोर्ट बिल रिड्यूस होगा और थर्डली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऑब्वियसली उससे सस्टेन कर जाएगा। कमर्शियल स्केल पे दरख्त अगर हम लगाएं टिम्बर के लिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उससे तो अब जाहिर बात है जिस ज़मीन में हम लगाएंगे उसका वो उनकी जड़ें उसमें रह जाती हैं, उन जड़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? फिर मतलब यह है कि उस पर वर्क मैन फोर्स भी ज़्यादा चाहिए, उस पर काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऐसा क्या तरीका है कि हम दरख्त भी लगाएं और हमारी ज़मीन भी बची रहे और हम फसलें भी उगा सकें? उसमें यही है कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस ही हैं, और जड़ों का जहाँ तक आप कह रहे हैं कि तो जब आप ट्री को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट एक्सट्रैक्टिंग मशीन्स होती हैं, जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मैक्सिमम उसके बोल के साथ उसकी रूट्स आ जाती है। आप जब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो आप डीप रूटेड जो ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट ना करें, बल्कि जो शैलो रूटेड हैं ट्रीज़ उनको आप प्रमोट करें, तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनकी डीप इन द सॉइल नहीं जाएगी। मैम, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो अभी तक हमारा किसान उतनी ज़्यादा वैरायटीज़ को एक्सपेक्ट उसमें नहीं कर रहा। अब बहुत से लोग, मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे, कि वो कहेंगे कि जी सागवान लगा लेते हैं हम। सागवान तो इस मुल्क का, इस क्लाइमेट का नेटिव स्पीशीज़ नहीं है। बिल्कुल फिर कहेंगे जी अगारवुड लगा लेते हैं, बिल्कुल। वो भी इसका नेटिव नहीं है। तो हमारे किसान उन दरख्तों की तरफ क्यों जाते हैं?
उन दरख्तों की तरफ क्यों नहीं जाते जो कि हमारे मुल्क में हो सकते हैं, जो कि हमारे क्लाइमेट को सूट करते हैं? तो ऐसे कौन से प्रॉफिटेबल दरख्त हैं जो कि हम अगर लगाएं तो जिनकी टिम्बर के लिए भी लकड़ी इस्तेमाल हो सकती है, या जो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे सकते हैं? आप जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की हम बात करें तो उसमें पहले तो जो हमारे फार्मर्स का एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हमारे कल्चर में ये है कि जो एक ट्रेडिशन चलती है, जी फलां ने ये लगाया तो मैं भी ये लगा लूं, विदाउट वेरिफिकेशन की उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं। अब कुछ अर्सा पहले यूक्लिप्टस का बहुत ज़्यादा शोर उठा था पाकिस्तान में कि जी फलां ने लगाया, 5 साल बाद इतने पैसे आ गए, मैं भी लगा लूं। वो जब उन्होंने लगाना शुरू किया उससे क्या हुआ कि हमारा वाटर टेबल डाउन चला गया। अब गवर्नमेंट ने यूक्लिप्टस की प्लांटेशन जो है वो बैन कर दी। अब जो है इस वक्त शॉर्ट टर्म अगर हम क्रॉप की तरफ जाएं तो हमारे पास पोटेंशियल है। अगर फूड क्रॉप्स की तरफ जाएं तो हमारे पास ऑलिव और मोरिंगा जो है ये शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटरी बेनिफिट दे सकते हैं और नेटिव्स हैं यहाँ के। उसके अलावा अगर आप दूसरी अदर देन फूड ट्री स्पीशीज पे जाएं तो उसमें पॉपुलर जो है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। 5 इयर्स में इसकी क्रॉप मेच्योर हो जाती है और ये मैच इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। आपको ये बात शायद आपके इंफॉर्मेशन में हो कि पाकिस्तान में पेपर और इंडस्ट्री के लिए जितना भी पल्प आता है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो पैकेजेस लिमिटेड है जो लाहौर में है और उसका भी जो पल्प है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो पल्प है वो पाकिस्तान में प्रिपेयर ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनका गैप है। अगर हम पॉपुलर को प्रमोट करें तो हमारी जो पल्प की रिक्वायरमेंट है विद इन द कंट्री वो पूरी हो सकती है और पल्प की प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जो हैं वो लगाने से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेशन और जॉब्स जो हैं वो मिल लेंगी लोगों को। मैम, आप क्या समझती हैं, आपने ये जो भी बात मेरे नॉलेज में तो नहीं थी, कि क्या ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतना अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड होने के बावजूद हम पल्प इंपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, वो इसलिए कि पल्प प्रोसेसिंग मिल्स नहीं है। अगर हम रॉ प्रोडक्शन भी कर लेते हैं मटेरियल की तो हमारे पास वो प्रोसेसिंग नहीं है। और उसमें आप ये देखें कि हमारा जो ये पेपर है पाकिस्तान में जितना भी आपने देखा होगा कि हम पेपर जो है वो रद्दी में फेंकते हैं, वो आगे बिक जाता है, वो सारा भी उसको प्रोसेस करके पल्प बनाया जाता है लो क्वालिटी के टिश्यू पेपर्स और पेपर बनाने के लिए। लेकिन जो हाई क्वालिटी का पेपर या टिश्यू पेपर आपने बनाना है उसके लिए पल्प जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में कोई अभी तक नहीं इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो हम किसान को कैसे मोटिवेट करें कि नहीं, अब कन्वेंशनल तरीके छोड़ें और जदीद हो जाएं? तो ऐसे कौन से तरीके हैं, क्योंकि किसान तो कहता है कि बस यार जो आ रहा है वही बहुत है। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। उसमें हमारे जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर हमारी एक्सटेंशन सर्विस स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स जब किसानों तक पहुंचेंगे विद गुड एग्जांपल्स तो मेरे ख्याल में इससे किसानों का माइंडसेट चेंज होगा। लेकिन अगर आप किसानों तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचाएंगे, जो चीज़ें उनको बेनिफिट, उनको आप ये देखें कि जो वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो लेबोरियस भी हैं। तो अगर उनको आप स्मार्ट टेक्नोलॉजीज बताएंगे तो डेफिनेटली दे विल प्रेफर। यहाँ पे जो ब्रिज है वो गैप फिल अप करेगा हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट तो चलें अपना काम जितना भी वो कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, क्योंकि इस टॉपिक पे या इन फील्ड्स में इंडियन ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो ज़्यादातर कंटेंट जो बना रहे हैं वो इंग्लिश में बना रहे हैं। तो हमारे किसान के पास जो सबसे ज़्यादा, हमारा जो एक, समझ लें कि हमारे लिए एक अच्छी बात है कि उर्दू का और हिंदी का एक गैप है जो कि हम फिल कर सकते हैं। लेकिन किसान फिर भी मोटिवेट नहीं हो रहा, वो ऐसे तरीके नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले। वो इसमें खुश है कि वो किसी सरकारी नौकरी पे बैठ के 50,000 कमाए, बजाय इसके कि वो फार्म पे काम करके 3 लाख 4 लाख कमा ले। क्योंकि वो जब लोगों को देखता है कि अच्छा उसको इतना नुकसान हो गया, उसको इतना नुकसान हो गया, तो ये जो नुकसान है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? किसान कैसे उन प्रैक्टिस पे अमल करे कि नुकसान कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो? ये जी वही बात है कि उसमें एक्सटेंशन सर्विस की मैं अगेन बात करूंगी। आपने जो बात की कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो कर रहा है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो बहुत कम है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि मैंने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, मैं चूँकि एक्सटेंशन का सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ अपने फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में।
तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक्सटेंशन एजेंट्स जो हैं वो वॉलंटियर बेसिस पे जाते हैं कम्युनिटी में और गांव के किसी भी एक बंदे को कन्विंस करते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है, आप इसको डिमॉन्स्ट्रेशन लगवाएं, हम आपको लगा के देते हैं। जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन लग जाती है और उस बंदे को उससे बेनिफिट आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो लोगों को वहां पे उसी कम्युनिटी के लोगों को वो विजिट करवाते हैं और वो गुड एग्जाम्पल दिखाते हैं। जब वो गुड एग्जाम्पल देखते हैं, लोग अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अगर ये बंदा फायदा ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो जो है ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इनिशिएटिव लेना जो है वो, उससे हमारे किसान जो है वो घबराते हैं। तो इनिशिएटिव अगर लेना इस तरह गवर्नमेंट ले तो उससे फ़ायदा हो सकता है। मैम, टिम्बर और ऑलिव का जो ऑयल है और फ्रूट्स, इसके अलावा ट्रीज के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या हैं? क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज पे अगर बात करें तो वो फॉरेस्ट कवर तो पूरा कर रहे हैं। क्या हम ऐसी स्पीशीज लगा के अपने फार्मिंग सेक्टर को, अपना डेयरी फार्म इम्प्रूव कर सकते हैं? दरख्त ऐसे लगाए जाएं जो कि जानवर खा सकें। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूं। एप्पल एक है, वो स्पेशली फॉडर ट्री के तौर पे होता है। ये सिरस श्री आपने नाम सुना होगा, उसकी फैमिली का एक दरख्त है। एप्पल इसको हम कहते हैं। लिग्यूमिनस ट्री है, बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशनल ट्री है और इसको फॉरेज के तौर पे डिफरेंट कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जहाँ भी फॉरेज शॉर्टेज होती है वहाँ पे एप्पल लगाया जाता है और ये फॉरेज की शॉर्टेज को भी पूरा करता है और ट्री का जो इटसेल्फ रोल है उसको भी पूरा करता है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास पहुंचाएं और उन्हें मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स की तरफ आएँ और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया।